नमस्कार साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बायोलॉजी के आज हमारे लगभग 2000 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे। तो जिन्होंने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, वो एक बार रिवाइज़ कर लें। ना करना हो, तो इनके ऑप्शनल कर लें। बहुत ही क्वेश्चंस ये महत्वपूर्ण हैं। एक्सक्यूज़ नमस्कार साथियों, चलते हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आज हमारे 2000 क्वेश्चंस बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएँगे। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं अटेंड की हो, वो पिछली क्लास अटेंड करें और जो इस चैनल पर नए हों, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इससे पहले जिन्होंने अभी तक जहाँ भी तक भी पढ़ा है और जहाँ समझ में ना आया हो, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वो पानी से आता है। जारी होने वाला ऑक्सीजन पानी से आता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, आया हुआ था एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर होता है ग्लूकोज का निर्माण? तो वो केल्विन साइकिल के स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर केल्विन साइकिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप क्या है? तो वो है आपका P60 P660 फोटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका इसमें राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन-सा पदार्थ मौजूद होता है? तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियाँ हरी होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है? तो पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जो सुक्रोज का और सूत्र होता है C12 H22 क्या होता है? C12H22O11 ये हो गया सुक्रोज का। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज है। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किसमें होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है जी। जब फर्स्ट क्लास का है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट है।
जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने भी की थी। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका यानी सेल का पावर हाउस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद किस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में वो होता है श्वसन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा, ये तीनों पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सीजन की मदद से होता है तो वो क्या होता है? वो आपका ऑक्सीश्वसन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O के में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है। तो O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विघटन या विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है तो वो है आपका ATP के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है? तो वो है आपका वायु श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है जब वायु श्वसन होता है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? वो है आपका श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तो कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो श्वसन है जो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, श्वसन प्रक्रिया। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडन है? तो श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है, पहला चरण है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो वो है आपका अवायुजीवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अवायुजीवी ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो वो है आपका
भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या है कि भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन्स। मिट्टी से पौधों की जड़ें, कोशिकाओं में जल और खनिज, आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? वो आपका बी है। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद से केंद्रित किरणवड़क के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो परिवहन की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो गति का वर्णन करता है वो है परासरण। क्या है? परासरण जो है ये आर पार गति का वर्णन करता है। इसके पारगम्य झिल्ली के। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है तो वो परासरण की प्रक्रिया है। परासरण की प्रक्रिया के कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर आकृति और आकार विस्तार से फैलते हैं, विस्तार होने लगता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है तो वो क्या है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्थानांतरण जो है इसके इस स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान ये प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या भूमिका होती है? पादपों में जल के परिवहन में क्या है? एक पपिंग बल लगता है या फिर पानी के विसरण को बढ़ावा देता है? तो पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कौन सी प्रक्रिया है वो विसरण प्रक्रिया है। तो विसरण प्रक्रिया के दौरान विसरण प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है और वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा पथ या रास्ता मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो सही ढंग से दर्शाता है तो वो है आपका सी है, जो मिट्टी से मूलरोम, मूलरोम से मूल बलकुट और मूल बलकुट से मूलों का जाइलम और मूलों का जाइलम से तने का जाइलम और तने के जाइलम से पत्तियों का जाइलम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये कभी मत भूलें कि मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को कैसे जाना है।
पहले है मिट्टी, फिर मूल रोम तक जाता है, फिर मूल बलकुट तक, फिर मूलों का जाइलम, फिर तने का जाइलम, फिर पत्तियों का जाइलम। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? तो उपापचयी अपशिष्ट ये आपके विसरण के माध्यम से उपापचयी होते हैं। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, विसरण के द्वारा। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में वो आपका नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो पौधे को इनमें से ये पोषक तत्व है जो मिट्टी से प्राप्त होता है, तो वो आपका नाइट्रोजन जो मिट्टी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, तो इनको पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटेशियम को। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका जाइलम है। जाइलम जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सक्रिय परिवहन। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो वह आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर परासरण कहलाती है। वह प्रक्रिया कि जो पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता है और एक प्रक्रिया से होता है, तो वो परासरण की प्रक्रिया से होता है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट, तो मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट वो है आपका मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फलों में मुख्यतः वो हार्मोन्स पाया जाता है प्रचुर मात्रा में जो साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फलों में। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो हार्मोन्स की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर अधिक और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, तो वो है आपकी ऑक्सिन। ऑक्सिन जो पादप हार्मोन्स की सांद्रता है, पादप हार्मोन की सांद्रता ऑक्सिन पौधों के शीर्ष पर बढ़ती जाती है और जड़ों के नजदीक घटती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है?
और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो पौधे की वृद्धि को रोकता है ऐसा हार्मोन। और जो पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो ऐसा पादप हार्मोन जो पौधे के तने के विकास में मदद करता है, तो वो आपका जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो पौधे के तने में विकास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऐसा कौन सा जो है वो पादप हार्मोन है? तो वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए आंसर। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन एक प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। फाइटो हार्मोन पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इस हार्मोन्स के विसरण के कारण, तो वो ऑक्सिन विसरण के कारण पौधे की जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधों में भी बौनापन होता है, वो जिब्रेलिल अम्ल जो उपचार होता है, इसके उपचार द्वारा, जिब्रेलिल अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो वृद्धि हार्मोन्स वो किस प्रकार करता है? हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है वृद्धि हार्मोन्स। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सिन है, तो पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सिन है, तो वो है आपका IAA। जो IAA है वो प्राकृतिक ऑक्सिन है पौधों का। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो वो आपका ऑक्सिन है। ऑक्सिन हार्मोन्स ये जानवरों में नहीं पाया जाता है। एड्रेनालाइन पाया जाता है, थायरॉक्सिन पाया जाता है और इंसुलिन पाया जाता है। कोश का विभाजन से संबंधित है, तो कोश का विभाजन से संबंधित साइटोकाइनिन है। क्या है? कोश का विभाजन से संबंधित साइटोकाइनिन है। जिएटिन का उत्पादन किसमें होता है? ये जिएटिन का उत्पादन इसमें होता है, जिएटिन का उत्पादन, और इसे जाइलम में कहाँ तक पहुँचाया जाता है? जहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कहाँ तक पहुँचाया जाता है? जड़ों जड़ों में होता है उत्पादन और टहनी तक पहुँचाया जाता है। ये जिएटिन का उत्पादन जड़ों में होता है और टहनी तक पहुँचाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में ये मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल जो है ये रंध्रों के बंद होने में और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स वृद्धि रोकता है? तो ऐसा जो हार्मोन्स जो वृद्धि रोकता है, तो वो है आपका एब्सिसिक अम्ल। क्या है? जो हार्मोन्स है वो वृद्धि रोकता है, तो वो एब्सिसिक अम्ल है, ये वृद्धि रोकता है।
पौधों में साइटोकाइनिन होता है, तो पौधों में साइटोकाइनिन कोश का विभाजन में सहायक होता है। पौधों में साइटोकाइनिन कोश का विभाजन में सहायक होता है। कोश का विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कोश का विभाजन को बढ़ावा देता है वो साइटोकाइनिन्स है। ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन्स कोश का विभाजन को बढ़ावा देता है। पौधों में कोश का वृद्धि और कोश का विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, तो वो कौन देता है पौधों में कोश का वृद्धि और कोश का विभेदीकरण को बढ़ावा? तो वो साइटोकाइनिन्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, साइटोकाइनिन्स। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन्स जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो ऑक्सिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सिन। पादप हार्मोन्स नहीं है, तो पादप हार्मोन नहीं है तो वो कौन नहीं है पादप हार्मोन? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन ये पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, एड्रीनेलिन। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब सूरजमुखी का पुष्प होता है जो, वो सूर्य की ओर ही घूमता है, जैसे सूर्य जहाँ को जाता है वहीं को उसका पुष्प जाता है, तो उस प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, तो अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे का दिशात्मक विकास दर्शाता है। किसी पौधे का दिशात्मक विकास दर्शाता है अनुवर्तन। फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? तो फोटोट्रॉपिज्म का ये है आपका पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति यानी जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि पौधे की भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में हो, तो उसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो होने वाली वृद्धि को ये आपको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। राइजोपस के निम्नांकित चित्र में कायक अंग और प्रजनन अंग की पहचान कीजिए। कायक अंग और प्रजनन अंग की पहचान करना है, तो वो ये क्या है? ये प्रजनन अंग है, यहाँ ये प्रजनन अंग है, और जो बी है वो कायक अंग है। क्या है ये कायक अंग है। तो ये किसमें दिया? ए प्रजनन अंग है और बी कायक अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? तो किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? वो होता है आपका बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? तो बीजाणुओं का पुनरुत्पादन वो फर्न करता है। कौन करता है? जो फर्न होता है, ये बीजाणुओं का पुनरुत्पादन
करता है। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं, वो जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है, तो वो है शकरकंद, जो जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। वो ही ऐसे उदाहरण है, वो है शकरकंद। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है। तो कालांतर में नर में बदल जाता है, तो वो आपका स्त्री पूर्वता है। स्त्री पूर्वता कालांतर में नर में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पौधों में कायिक प्रवर्धन पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो आपका ग्रिफ्टिंग नहीं है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। द्विविभाजन भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ग्रिफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में ये आपका बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी। पर्णवृंत किसका एक अंग है? तो पर्णवृंत ये आपका पेड़ का एक ही अंग है, पेड़ का अंग है जो पर्णवृंत है। फूल में पुष्प योनि है, तो वो कौन सी है? तो वो मादा जनन तंत्र। वो किसमें है? मादा जनन तंत्र में। पौधे के बीज में भ्रूण होता है। पौधे के बीज में भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को अंकुरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी मर्सिलिया। जो मर्सिलिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं। तो नए पौधों में विकसित होती हैं, वो ऑप्शन नंबर सी वनस्पति प्रचार है। जो ये वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं? पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं कि जिसमें आनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधों में होते हैं। तो जनक के सभी गुण पौधों में होते हैं, वो वर्धी जनन। क्या होते हैं? वर्धी जनन। निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। तो निषेचन के बाद क्या विकसित हो जाता है? बीजांड बीज में विकसित हो जाता है निषेचन के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है?
एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, तो वो विखंडन। इसके द्वारा विखंडन विधि में से इसके उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, वो विखंडन। तने के जरिए क्या फैलता है? तो तने के जरिए जो आपका फैलता है, वो गुलाब फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तने के जरिए गुलाब का जो होता है, पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही नई संतति उत्पन्न करता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित हो जाता है या होता है? तो पौधे में एक चीज बीज में परिवर्तित होता है, तो वो आपका बीजांड होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया? वो ऑप्शन नंबर डी निषेचन के बिना फलों के विकास। निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो वो आपका एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो प्रजनन शामिल है वो वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक जो प्रजनन होता है जी। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग-अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग-अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं, तो वे किसका निर्माण करती हैं? तो वे आपका युग्मनज का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो बहुविखंडन प्रदर्शित आपका प्लाज्मोडियम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो वो है ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम है, इसकी शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो क्रॉस परागण के लिए ये परागण के कारक नहीं है, तो वो पौधे नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। तो पौधों के वो समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, तो वो आपके हैं ऑप्शन नंबर बी। गन्ना जो होता है वो वानस्पतिक पद्धति से उपजता है, आलू है और केला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? वो लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो वो लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है?
तो लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन के लिए विशेषीकृत होती है? तो वो आपकी तना है जो ये विशेषीकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो पुनर्ग्रहण को जो होता है वो आपका अंकुरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकुरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? वो है आपका अलैंगिक प्रजनन जो है। अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जनक शामिल होता है, वो अलैंगिक प्रजनन शामिल होता है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो परागणों के स्थानांतरण को ये आपका क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन नंबर डी परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त में उगाया जा सकता है? तो रोग मुक्त में उगाया जा सकता है वो है आपका ऊतक संवर्धन, जो रोग मुक्त में उगाया जा सकता है पौधों को केवल जनक द्वारा। वह पौधा जो कायक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कायक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो वो है आपका पपीता। पपीता कायक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। गुलाब बढ़ता है, केला बढ़ता है और नारंगी बढ़ता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा वो भ्रूण के रूप में होता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? तो पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे तो उसे हम वनस्पति प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जिनको ये क्लास अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और सर्च शेयर जरूर कर दें। जिसको जहाँ समझ में ना आया हो वह कमेंट जरूर करें। ओके।